हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज़ स्केर्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, चले। सो फर्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज बेसिकली विच प्रोवाइड वर्क टू पीपल टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, तो फॉर इंस्टांसेस जैसे कि माइन शॉप, जैसे कि मैंने कहा फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेस, रेलवेज एक्सेट्रा, ये क्या प्रोवाइड करती है? मीन्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती है। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस में बी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी, क्योंकि ये वर्क प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसे इकोनॉमी कहते हैं। सच यूनिट्स एनेबल पीपल टू अर्न एन इनकम एंड एट द सेम टाइम हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल रिक्वायर फॉर यूज। Now next comes vital processes of an economy. So इसके तीन vital process है। क्या है? फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकेंड कंजम्पशन एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट और यू कैन से कैपिटल फॉर्मेशन। सो क्या होता है यहाँ पर? लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसकी सप्लाई की जाती है, लोग उसका कंजम्पशन करते हैं एंड रेस्ट इज इन्वेस्टेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ सर्क्युलर लूप जहाँ पर क्या होती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड देन अगेन ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? प्रोडक्शन के लिए, फिर कंजम्पशन एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट कम्स मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics is the study of how people allocate scarce resources for production, distribution and consumption both individually and collectively. तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? एक तरह का स्टडी होती है। As we all know that कि resources are scarce in nature. resources हमारी क्या है? scarce है, मतलब scarcity है resources की। ठीक है, विच मीन्स सबकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं की जा सकती है, क्योंकि डिमांड्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो इकोनॉमिक्स किस लिए आती है? ये स्टडी करती है किस तरह से हम लोगों की डिमांड को, लोगों की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके और रिसोर्सेज को एलोकेट करें। सो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज। ठीक है, ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन देखती है बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे मेन जो कारण है इकोनॉमिक्स पढ़ने का इज स्केर्सिटी. Scarcity is the main reason for why we study economics. We all know human wants are more और रिसोर्सेज जो है वो कम है। ठीक है, तो सो देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट दिस स्केर्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। हेंस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। तो इसका सीधी सी मतलब है कि रिसोर्सेज हमारा स्केर्स इन नेचर है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल wants of the human being we need to allocate the scarce resources into an ultimate use, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना जाए और लोगों की जो wants है उसको क्या करे? सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज. Let us now understand the concept of scarcity, the root of all economic problems. चलिए, तो स्केर्सिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्स, एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल. ठीक है, तो देयरफॉर स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी. सो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो स्केर्सिटी क्या है? रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई. तो ह्यूमन का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और सप्लाई क्या है? इट इज़ लेस देन द डिमांड. तो ये ही है स्केर्सिटी. जब हम कोई चीज़ की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केर्सिटी कहते हैं. Scarcity is basically universal in nature. Scarcity of resources calls for economizing of resources. Everywhere you will face scarcity of resources because demands are high and resources are less.
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स कॉज फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। जो रिसोर्स हमारे पास है उसका क्या है? ऑप्टिमाइजिंग। रिसोर्स ऑप्टिमाइजिंग होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए कि जो जितना हमारे पास रिसोर्स है हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें विदाउट एनी वेस्टेज। सो दिस इज व्हाट इकोनोमाइजिंग ऑफ resources means. There is need to economize as we have to satisfy our unlimited wants out of limited resources. So this is very important for for carrying out our demand. The fundamental economic problem results from the mismatch between limited and unlimited wants. इसीलिए हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। नाउ प्लीज आंसर सम क्वेश्चन। All the water is useful, yet it is cheap. On the contrary, diamond is not much of use. Still, it is very expensive. Give an economic reason for this paradox. ये क्या कह रहा है कि वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, बट स्टिल वाटर क्या है? इसका जो प्राइस है वो चीप है एज कंपेयर टू डायमंड, वेयर एज डायमंड इज़ लेस यूज़फुल बट इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका क्या रीज़न होता है। वाटर का जो रिसोर्स है वो काफ़ी एबंडेंट इन नेचर है और उसका वैल्यू इन यूज़ होता है, ठीक है, विच मीन्स एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और डायमंड क्या है? It is less available than the water resources and because of its market value, which means जो status symbol ये hold करती है इसका demand काफ़ी high रहता है, क्योंकि diamond पहनना is basically being rich, ठीक है। ये स्टेटस सिंबल शो करती है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव चीज़ पहनती हूँ, तो उस चीज़ का डिमांड हमेशा हाई रहता है। तो ये एसेंशियल नहीं है हमारे लाइफ के लिए, बट स्टिल इसकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेटस सिंबल और यू कैन से मार्केट वैल्यू। That's why prices are also high. And water is abundant in nature as compared to diamond. That's why prices are low. इसको क्या कहते हैं? Diamond water paradox के नाम से भी जाना जाता है. And it is given by economist Adam Smith. Now you can have this reading. जो मैंने समझाया यही आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। Now second question is only scarce goods attract price. So the answer would be yes. Only the scarce good attract price because of its less availability. All right. Now let's move on to next economic problem. So what is economic problem? Human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited. All our wants cannot be fulfilled. In order to maximize satisfaction, every consumer exercises choice, that is, which goods should be consumed and in what quantity. Therefore, economic problem is basically a problem of choice. इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ड्यू टू दिस मिसमैच बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज देयर अराइजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारी वांट्स है एक साथ फुलफिल नहीं की जा सकती है, तो in order to maximize our satisfaction we need to make a choice between which good to be produced and which good to be substituted, ठीक है। So economic problem क्या होती है? It is basically a problem of choice. You have to make a choice between which good to be produced and at what quantity. आप आगे देखोगे कि क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है जो कि हर इकोनॉमी फेस करती है। दैट आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. I will explain all in detail in my paid session. So if you want to join my paid session, do join Telegram and let me know. Okay? Now, therefore, economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. तो resources खाली एक चीज़ या एक गुड को बनाने के लिए नहीं होती है, बल्कि उसकी alternative uses भी होती है। जैसे petrol can be used as a fuel in the vehicles and can also be used in machinery, generators and so on. So see, it has alternative uses. So here we need to make an optimum choice to maximize our satisfaction.
All right. Now, why economic problem arises? Economic problem arises due to scarcity, unlimited human wants and its alternative uses. एक तो रिसोर्स काफ़ी कम है, ऊपर से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और उसके alternative uses. So we have to make the optimum choice so that we can make optimum use of it. And one of the most important thing is human wants also differ in priorities. सबकी priorities equal नहीं होती है. किसी कंज्यूमर का कुछ ऐसा चीज़ का प्रायोरिटी ज़्यादा है जो कि दूसरे कंज्यूमर के लिए वो प्रायोरिटी काफ़ी कम हो. सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इसी रीज़न के चलते पीपल अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. अगर फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर्स है रिसोर्सेज के. फर्स्ट, दे आर स्केर्स इन नेचर, विच मीन्स दैट द डिमांड इज़ हाई एंड द सप्लाई इज़ लिमिटेड. And the second feature is they have alternative uses, which means that a resource can be put into multiple uses. Human wants की क्या क्या features है? They are unlimited, which means their satisfaction can never be fulfilled. For example, सपोज मानो कोई एक पर्सन 20,000 रुपये कमाता है पर मंथ, ठीक है. तो उसको क्या लगता है कि काश मुझे इससे ज़्यादा पैसा मिलता, काश मुझे 30,000 मिलता, तो मैं क्या करता, मैं ये खरीदता वो खरीदता. तो उसकी वांट क्या है, और ज़्यादा कमाने की है. एंड सपोज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो 30,000 भी कमा ले, बट क्या उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं. उसकी वांट और इंक्रीज़ होगी. उसे लगेगा कि काश मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ, मुझे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मैं ये खरीदूँगा वो खरीदूँगा. तो सेटिस्फैक्शन कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती. सो ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनलिमिटेड. एंड द सेकेंड वन इज़ दे डिफर इन प्रायोरिटीज़. जो एक इंसान की प्रायोरिटी रहेगी कोई चीज़ खरीदने की, वो हो सकता है दूसरे इंसान की वो प्रायोरिटी ना हो, उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी. सो दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. चलिए अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, मीनिंग. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजंस मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बड़ा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? उन एस्पेक्ट्स को देखती है जहाँ पर इंडिविजुअल थिंग से रिलेटेड होती है, जैसे कि एक व्यक्ति या हाउस होल्ड या एक फर्म की बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. और मैक्रो क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज होल. इसमें क्या आ जाती है? एग्रीगेट. एग्रीगेट मीन्स सबका टोटल, नॉट इंडिविजुअल, सबका, सब कंज्यूमर, एग्रीगेट कंज्यूमर्स का, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ये सब क्या आ जाती है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है. टूल्स क्या क्या है? ये डिमांड एंड सप्लाई देखती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. डिमांड एंड सप्लाई का मतलब इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. It deals with various issues like demand, supply, economy, welfare, production, consumption and more. जैसे आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे आगे जाकर, तो ये सब क्या है? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स है. प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर. सो ये सब क्या है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कंसेप्ट है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी एंड मोर. यहाँ पे बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग आ जाती है. यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, प्राइस लेवल आ जाती है, इन्फ्लेशन. ये सब चीज़ हम कहाँ पर पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो ये बहुत वेरियस एस्पेक्ट्स को लेके चलती है जो काफ़ी बड़ी है, ठीक है. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक अजम्पशंस क्या क्या है? इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट. ऑब्वियसली, in order to get the correct picture, in order to get the exact picture of microeconomics component, we need to make sure that macroeconomics variable are constant,
ठीक है। इट अज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, सेविंग्स, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट है। और रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इट अज्यूम्स ऑल माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स microeconomics is also known as price theory and macroeconomics is also known as income and employment theory. लेटर आई विल डिस्कस इट इन ब्रीफ कि क्यों कहते हैं इसको प्राइस थियोरी एंड इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, बट अभी के लिए इतना याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। And last one, application. Microeconomics is applied to internal issues and macroeconomics is applied to environmental and external issues. जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे पॉवर्टी, क्यों पॉवर्टी होती है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी, हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जानते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जब हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी दूसरे कंट्री से कितना ज़्यादा है, तब हम वो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये थी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर करके जाइएगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिपेंड करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब हम लॉ ऑफ डिमांड को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को एनालाइज करें, तब जाकर हम पता लगा सकते हैं कि हाउ लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। वी नो दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस पीपल रेजिस्ट फ्रॉम बाइंग द कमोडिटी। क्या होती है, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब माइक्रो मैक्रो एक साथ काम करती है। ठीक है, माइक्रो इज डिपेंड अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। And the second one is price of a commodity depends upon the general price level प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि कोई कमोडिटी की जो प्राइस है वो किस पर निर्भर करती है, जो प्राइस प्रिवेल करती है इन द इकोनॉमी। और हमने ये कुछ देर पहले ही डिफरेंस में पढ़ा कि जो प्राइस लेवल होती है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सो प्राइस लेवल हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई कमोडिटी का, जब हम देखते हैं क्या प्राइस प्रिवेल करता है इकोनॉमी में, तब हम उस हिसाब से अपने कमोडिटी के पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, एंड सेम गोज़ विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। जैसे नेशनल इनकम एक कंट्री का कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड हम पता कैसे लगाते हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, जैसे कि प्राइसेस आर राइजिंग। ठीक है, या इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है क्या एक्चुअली में हो रही है। ऑल्सो इससे एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इट रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विथ रेस्पेक्ट टू अल्टीमेट एंड्स। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जजमेंट को क्या करती है, अवॉइड करती है। जैसे कि सेल ऑफ सिगरेट्स इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ये क्या बताती है, जो सिगरेट्स जो सेल करते हैं ये क्या है, हमारे जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। ठीक है, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है, इट डील्स विथ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विथ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। इसका मतलब क्या है, ये डील करती है क्या, ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए इंडिया, या प्राइस शुड नॉट राइज। तो इट डील्स विथ क्या, किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, जिससे कि हमारा प्राइस कम रहे, या जो हमारी जो इंडिया जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है उसको क्या करें, लेस ओवर पॉपुलेटेड कंट्री बनाए। ठीक है, अच्छा, और एक बात, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, सपोज ए ने कहा कि चाइना इज़ द मोस्ट
पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और बी ने कहा कि इंडिया इज़ द मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट कौन इसमें फॉल्स है, ए इज़ फॉल्स, बिकॉज चाइना इज़ नॉट द मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी क्या है, इंडिया क्या करती है, रैंक फर्स्ट आती है पॉपुलेशन में। है दोनों ही ट्रू, बट इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मे बी ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, based on, it is based upon the scientific logic or fact, and normative economics based on ethical logic or values. According to economists, classical and modern economists describe economics as a positive science, and neoclassical economists describe economics as a normative science. अब मुझे आप कमेंट करना कि क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि प्राइसेस क्या है, राइज कर रही है, तो हमें इसका एक डेटा प्रोवाइड होती है। जैसे हम सेंसस करते हैं, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है एक कंट्री में, वैसे ही क्या है, आपका डेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मिलती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन एक कंट्री में बढ़ा है। सो इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, whereas normative economic cannot be verified with actual data. ये बताती है हम किस तरह से पॉपुलेशन को कम करें या प्राइसेस शुड नॉट राइज, तो इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं रहती है। सो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। Dependency, positive economics or positive analysis is independent of normative analysis, and normative analysis depends upon positive analysis. क्यों, positive economics बिल्कुल ही independent है, ये एक चीज़ देखती है और as it is वो क्या करती है, present करती है। नॉर्मेटिव एनालिसिस डिपेंड करती है पॉजिटिव एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ चल रही है करेंटली उसको किस तरह से हम सॉल्व करें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताती है। So normative analysis depends upon positive analysis. And our last topic is opportunity cost. अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ मानो आपके पास 20,000 है, ठीक है, और आपको एक LED TV लेना है और लैपटॉप भी लेना है, ठीक है। तो आप इन पैसे से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि 20,000 में तो दोनों चीज़ तो आएंगी नहीं। तो आपने डिसाइड किया कि मैं लैपटॉप ख़रीदूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो लैपटॉप आपने ख़रीदा इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज़ द कॉस्ट ऑफ द फोरगॉन फ्रॉम LED TV। मतलब आप लैपटॉप को पाने के लिए आपने क्या किया, फॉरगो किया, किसको, LED TV को। सो इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास 3 जॉब्स के ऑफ़र आए, ठीक है। एक आपको 30,000 देने वाला है, एक आपको 40 देने वाला है, एक आपको 50 देने वाला है, ठीक है। तो आप कौन सा जॉब चूज़ करते, ऑफकोर्स जो आपको 50,000 दे रहा है। अगर सपोज़ 50,000 आप नहीं चूज़ करते, 50,000 वाला जॉब नहीं चूज़ करते, तो आप इसके बाद कौन सा वाला चूज़ करते, 30 और 40 के बीच, दैट इज़ 40,000। तो ये क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है किसका, 50 का, राइट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, ठीक है। हमारे पास रिसोर्स काफ़ी कम है, तो सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्स हम किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करें। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। All right, so thank you so much for watching.